20 अक्टूबर 1962 इसी दिन चीन ने भारत के ऊपर अटैक किया था। रात 3 बजे लद्दाख और मैकमोहन लाइन से घुसी चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को मारने की शुरुआत कर दी थी और इसके अगले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो पे एक संदेश जारी किया कि चीनी सेना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया है। भारतीय सेना भी डट के मुकाबला करती है चीनी सेना का और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया सिनो वॉर 1962 की। एक ऐसा वॉर जिसको भारत हार गया और चीन ने करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत से छीन लिया, जो करीब स्विट्जरलैंड के बराबर का एरिया होता है। इस युद्ध में भारत से करीब 1400 सैनिक मारे गए, 1700 सैनिक गायब हो गए जो कभी मिले ही नहीं और करीब 4000 सैनिकों को बुरी तरीके से चोट आई। वहीं चीन के सिर्फ 700 सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या वजह थी कि भारतीय सेना तत्पर होते हुए भी चीन से क्यों हार गई और इसके पीछे सबसे बड़ा गुनहगार कौन था और क्यों आज भी चीन भारत के ऊपर युद्ध की स्थिति बनाए रह रहा है सीमा के ऊपर। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमें भारत और चीन की स्थिति को समझना है, 1962 वॉर को जानना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1949 में कम्युनिस्ट ने सिविल वॉर जीता और इसके बाद पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब चीन का पूरा निर्माण हुआ। और इसके बाद से चीन को कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी एक्सेप्ट इंडिया। दुनिया की कोई भी सरकार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ज्यादा ऊपर नहीं आने देना चाहती थी, जिस वजह से चाइना का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की स्ट्रेटेजी थी कि हम अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको हम मजबूत करते हुए चले, जिस वजह से उन्होंने बार बार चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया। उस समय चाइना के प्रीमियर थे जाओ इनलाई, जिनको आज के डेट में उनका प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, और इनको भारत से पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा था। और जब यूएस और यूएन ने एशिया में भारत को बोला कि आप वीटो पावर ले लीजिए, उस समय भारत ने चाइना का नाम आगे कर दिया कि चाइना हमारा बड़ा भाई है, चाइना हमसे आगे रहेगा। इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। भारत को पहले खुद को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन भारत अपनी नीतियों में चीन को भी आगे बढ़ाना चाहता था, जिसका सबसे बुरा प्रभाव भारत पे ही हुआ। साल 1950 में चाइना ने तिब्बत पे इसके बाद आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने तिब्बत को अपना ही एक हिस्सा मान लिया और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया। उसमें उन्होंने बोला कि यह चाइना का अभिन्न अंग रहा है, इस वजह से तिब्बत को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इससे भारत के लिए ही समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि तिब्बत एक बीच में ऐसी जगह थी जो कि इंडिया और चीन को अलग करती थी। लेकिन जब तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया चाइना ने, तो उसके बाद भारत और चाइना के बीच में कोई भी दूरी नहीं बची। अब कभी भी चाइना इंडिया में एंटर कर सकता था और 1954 में पंचशील एग्रीमेंट पास होता है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें 5 पॉइंट्स पे दोनों देशों ने एग्री किया था। जिसमें यह था कि हम पीस बनाए रखेंगे दोनों कंट्रीज की, हम सॉवरेनिटी मेंटेन रखेंगे। जिसके बाद नेहरू जी ने भारतीय चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। लेकिन यह सब कुछ भारत के लिए उल्टा ही होता जा रहा था आने वाले समय में। भारत के अगर हम बॉर्डर क्षेत्र को जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे कोई भी कंट्रीज ज्यादा जाया नहीं करती थी, जैसे कि अक्साई चीन का एरिया हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो मैकमोहन लाइन जैसे एरियाज हो गए। ये पहाड़ी एरिया थे, यहाँ पे बहुत ही कम सेनाएं जाया करती थी, जिस वजह से कोई ऐसा लाइन सेपरेशन नहीं था। बस माना जाता था कि मैकमोहन लाइन के उस पार चीन है और इस पार भारत का अरुणाचल प्रदेश आ जाया करता है। इसी तरीके से लाइन चला करती थी। और इधर अक्साई चीन वाले एरिया में तिब्बत से जस्ट इधर भारत हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब सेपरेशन ये किया था, उस समय उधर उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। अगर आप अक्साई चीन वाले एरिया में भी देखें तो ज्यादातर नोमैड्स रहा करते हैं, मतलब वो लोग जो कि अपने गाय बकरियों को चराया करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कंट्रीज उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए भारत ने भी उतना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्रीज लगाना काफी पैसे लगाने वाला काम है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं और ये पहाड़ी एरिया हुआ करते थे। यहाँ पे अगर आप मैकमोहन लाइन के पास में देखेंगे तो आपको तवांग का एरिया दिखाई देगा, जो कि भारत का एरिया है। ये भूटान और चाइना को भारत से अलग किया करता है और 1962 की लड़ाई में चीनी सेना यहीं से एंटर किया था और फिर वो आसाम तक आ चुके थे भारत में। तिब्बत पे कब्जा करने के बाद चीन अपनी पकड़ आगे आगे बनाता जा रहा था और उन्होंने जिंगजियांग से लेकर तिब्बत होते हुए अक्साई चीन तक अपनी रोड कंस्ट्रक्ट कर दी 1956 में। भारत को तो ये पता भी नहीं चला कुछ सालों तक। भारत को 2-3 साल बाद पता चला कि चाइना ने यहाँ पे रोड बनाई है, क्योंकि उस एरिया में कम फौजी ही जाया करते थे। और इसके बाद भारत ने विरोध भी किया इसका। साल 1959 में एक बड़ी घटना घटती है। तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया चाइना के खिलाफ और वहां पे दलाई लामा इस चीज को लीड कर रहे थे। लेकिन इसके बाद चाइना ने ये पूरे रिवोल्ट को पूरी तरीके से क्रश कर दिया और दलाई लामा भाग के भारत में आ गए। उनको मनाली में रोका गया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी भी जाके उनसे मिलते हैं। इसके बाद चीन को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई, क्योंकि वो दलाई लामा को चाहते थे कि उनको भारत में शरण ना मिले और भारत उनको पूरी तरीके से शरण दे रहा था, जिसके बाद ही बॉर्डर के डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ते गए। इसके बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला कि चीन की गतिविधियां भारत की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके बाद
भारतीय सेना ने 1960 में अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी भी लगाना चालू किया। इसका मतलब यह था कि अक्साई चीन के एरिया है, मैकमोहन लाइन के जो एरिया है, वहां पे भारतीय सेना अपनी चौकियां अब स्टैब्लिश करेगी। इसके पहले क्या होता था, चौकियां बहुत पीछे हुआ करती थी और कभी कभी सेनाएं जाके वहां पे घूम के आ जाया करती थी, लेकिन अब भारत ने वहां पे अपनी चौकियां बनाना चालू कर दिया। चाइना ने ये बातें दूसरे तरीके से मार्केट में प्रपोगेट किया। उन्होंने बोला कि अब भारत अटैक करना चाहता है तिब्बत के रास्ते चाइना के ऊपर, और इसके बाद भारत और चीन में काफी तेजी से मुश्किलें बढ़ती गईं। चाइना के अक्साई चीन में रोड बनाने के बाद यह मुद्दा भारत के संसद में बहुत तेजी से उठने लगा, जहां अपोजिशन लीडर्स और कांग्रेस के खुद के लीडर्स इसके खिलाफ बोलने लगे, जिसके बाद नेहरू जी काफी ज्यादा दबाव में आ गए। उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे वीके मेनन, जो कि नेहरू जी के अच्छे एक दोस्त भी हुआ करते थे, और उस समय भारत के सेना प्रमुख थे जनरल के.एस. थमैया। के.एस. थमैया का ऐसा मानना था कि भारत को चीन से बड़ा खतरा है और आने वाले टाइम में युद्ध की स्थिति चाइना के साथ भारत की बन सकती है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री वीके मेनन का ऐसा कहना था कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और हमें अपनी आर्मी पाकिस्तान के सामने रखनी चाहिए। यहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों के विचार अलग हुआ करते थे और नेहरू जी दोनों की बातें सुना करते थे। उसी समय भारत में बीएम कॉल को लेफ्टिनेंट जनरल भारत का अपॉइंट किया जाता है, जो कि नेहरू जी के रिश्तेदार भी हुआ करते थे। इस बात का सेना प्रमुख ने काफी ज्यादा विरोध भी किया, और विरोध इस कदर पे था कि उन्होंने नेहरू जी को अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, लेकिन बाद में नेहरू जी ने मना के उनको शांत कर दिया। इसके बाद 8 सितंबर 1959 को चाइना की तरफ से भारत को एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा रहता है कि भारत का करीब 43,000 किलोमीटर का जो एरिया है अक्साई चीन वाला, उस पे चाइना का ही कब्जा रहेगा। अब पूरी तरीके से नेहरू जी दबाव में आने लगे थे। उसी समय भारत के संसद में कांग्रेस के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान काफी ज्यादा चर्चा में आया था। उन्होंने नेहरू जी को जवाब देते हुए कहा था, जिस तरीके से अक्साई चीन बंजर जमीन है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो क्या मैं भी सिर से गंजा हूं, मेरे भी सिर पे बाल नहीं उगने वाले हैं, तो क्या इसको भी मैं किसी और को बेच दूं? ये बयान काफी ज्यादा फेमस हुआ था पूरे भारत में। और इसी समय चाइना की तरफ से एक और लेटर आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अक्साई चीन का एरिया आप हमको दे दीजिए और हम अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इसका ये था कि पूरी तरीके से चाइना चाह रहा था अक्साई चीन पे भारत के कब्जा करना, लेकिन भारत अभी पूरी तरीके से चुप्पी बनाए रखा था। चाइना के मुद्दे पे अगर हम उस समय भारत के आम लोगों का भी विचार देखें तो सबका यही मानना था कि भारत को अपनी 1 इंच भी जमीन चाइना को नहीं देनी चाहिए। यही बात अपोजिशन भी कह रही थी, और यही कांग्रेस के भी लीडर लगातार नेहरू जी को कह रहे थे कि 1 इंच भी जमीन नहीं देनी है। भारत के ऊपर चीन से आए हुए लेटर का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। और इसके बाद 1960 के अप्रैल में चाइना के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं, जिन्होंने भारत में आने के बाद कई सारे मुद्दों पे बात किया, और उन्होंने फिर वही मुद्दा वापस रखा कि तवांग और अरुणाचल का एरिया आप ले लीजिए और अक्साई चीन पे हमारा कब्जा रहेगा। यहाँ पे पहली बार नेहरू जी ने इनको डिनाई किया था और उन्होंने कहा कि ये सब हमारे भारत के अभिन्न अंग है, जिसमें से हम 1 इंच की जमीन भी नहीं देंगे किसी को। लेकिन इसके उलट 6 दिसंबर 1960 को भारत ने चाइना को यूएन में पार्टिसिपेशन के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक देखा जाता है जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी की। इसके बाद अगले 1.5 सालों तक चीन भारत के बॉर्डर्स के आसपास छुटपुट लड़ाइयां कर रहा था, और इन लड़ाइयों से वो ये जानना चाह रहा था कि भारत की आर्मी के पास कितने वेपन्स हैं। और 1.5 सालों तक ये चीजें करने के बाद करीब 20 अक्टूबर 1962 को रात में चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने नेफा से लद्दाख तक एक वॉर शुरू कर दिया। भारतीय सेना इस युद्ध के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं तैयार थी। भारत के रक्षा मंत्री उस समय लंदन में थे और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी उस समय नेपाल में थे, और तब जाके वॉर शुरू हो जाती है। उस समय अगर हम भारत के फोर्सेस के पास देखें तो ना कोई बड़े वेपन्स थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होने वाली राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही ना ही उनके पास कोई टेंट था जिसमें वो सो सके, ना ही उनके पास फूड की प्रॉपर सप्लाई थी, क्योंकि उस एरिया में भारत ने अभी तक रोड भी नहीं बनाया था। क्योंकि भारत का उस समय ये मानना था कि अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो चाइनीज आर्मी बहुत ही इजीली भारत में आ सकती है। तो भारत ने अपने आप को वहां पे बचाने की कोशिश की थी। आज की डेट में आप देखेंगे कि हर तरफ अच्छी खासी रोड बना दी गई है ताकि सेना को अच्छे से मटेरियल सप्लाई किया जा सके। लेकिन उस समय भारत के पास ऐसे कोई भी वेपन्स नहीं हुआ करते थे, और ना ही भारत के फौजियों के पास कोई वुलन ड्रेस हुआ करते थे। वो बस एक पुलोवर पहन के करीब -10 -20 डिग्री के आसपास वो लड़ाई लड़ा करते थे। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उनकी हिम्मत और भारत के लिए मरने का उनका जुनून। ये लड़ाई अगले 32 दिनों तक नेफा से लेकर लद्दाख तक लगातार चलती रहती है, और उस समय नेफा में कमांडर अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने वीके कॉल को, जो कि उनके रिश्तेदार भी हुआ करते थे। वीके कॉल ने अपने अपॉइंटमेंट के बाद ही सेना अध्यक्ष को हर एक मूवमेंट की जानकारी देने की बजाय वो डायरेक्ट नेहरू जी को देने लगे, जिस वजह से काफी ज्यादा एक मिसमैनेजमेंट भी हो गया था भारतीय सेना के बीच में। इसके बाद अगर हम देखें कि भारतीय सेना लगातार कई जगह पे हारती जा रही थी, और 20 नवंबर 1962 को नेहरू जी ने एक रेडियो पे स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ा एरिया भारत का खो दिया है इस एक बड़ी लड़ाई में। और इसके बाद युद्ध विराम कर देता है चाइना। भारत ने यूएस से भी कुछ मदद लिया था, जिसके बाद चाइना के ऊपर दबाव बनता है और चाइना ये युद्ध रोक देता है यहीं पे, और अक्साई चीन का एरिया उस समय से भारत से अलग हो गया।
ये युद्ध भारत क्यों हारा, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें कि भारत की सेना तो पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन उनके पास वो वेपन्स ही नहीं हुआ करते थे। ओमकार नाथ दुबे जो कि एक मेजर रिटायर्ड हैं, उनको करीब 16 गोलियां लगी थी इस 1962 के युद्ध में। उन्होंने भारत के लिए 3 लड़ाइयां भी लड़ी थी। उनका ऐसा कहना था कि हमें खाली 50 गोलियां ही दिया जाती थी, जिस वजह से हम कुछ ही देर में बिना गोलियों के हो जाया करते, और उसके बाद हमें सिर्फ राइफल के आगे के नोक से लड़ना पड़ता था, जिससे हम चाइना की आर्मी से कैपेबल नहीं थे लड़ने में। और जब तक गोलियां थी तब तक हम चीन पे हावी रहते थे, गोलियां खत्म होते ही चाइना हम पे हावी हो जाया करता था। इस युद्ध में 4000 भारतीय सैनिकों को चाइना ने बंदी भी बनाया था, जिसके बाद उनको खाने और पीने को कुछ भी नहीं दिया गया था अगले 3-4 दिनों तक। दूसरी अगर हम गलती देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे नेहरू जी की काफी बड़ी गलती दिखाई देती है। उनका ऐसा मानना था कि हमें ये युद्ध किसी भी हालत में रोकना चाहिए, क्योंकि अभी भारत सिर्फ 15 ही साल हुए थे आजाद हुए, और अभी अगर भारत किसी भी लड़ाई में जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इकोनॉमी के लिए आगे आने वाले टाइम में। लेकिन जब चीन लगातार लड़ाइयां लड़ रहा था तो भारत को भी उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन जब चाइना भारत में एंटर भी कर गया था, उसके बाद भी उन्होंने एयरफोर्स और नेवी को अलाउ नहीं किया था अटैक करने को। उस समय भारत की आर्मी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी फोर्स भारत की काफी ज्यादा मजबूत थी। उस समय अगर भारत चाहता तो मलाक्का और सुंदर स्टेट्स को ब्लॉक कर देता अपने नेवी के थ्रू, जिसके बाद चाइना का पूरा ट्रेड रुक जाता, और अगर इकोनॉमी चाइना की रुक जाती तो उनको तुरंत अक्साई चीन छोड़ना पड़ता। लेकिन ऐसा कोई भी डिसीजन विदेश मंत्री या फिर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं लिया गया, और कई हजार भारतीय सैनिकों की यहाँ पे जान गई। यहाँ पे अगर हम एक बड़ा ओपिनियन का डिफरेंस देखें तो भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सेना प्रमुख के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस थे। भारत के जितने भी सेना प्रमुख अभी तक हुए हैं वो काफी ज्यादा देशभक्त ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था भारत की आर्मी को उस समय। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। भारत की आज की डेट की गवर्नमेंट भी काफी स्टेबल है, और इंडियन आर्मी आज की डेट में इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो किसी का भी जवाब कहीं भी दे सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ भारत का एक युद्ध की स्थिति बन रही है, और भारत की आर्मी पूरी तरीके से तैयार बैठी है इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि अगर आज भारत और चीन का युद्ध होता है तो किस तरह की स्थिति बनेगी, और क्या युद्ध होगा भी, या फिर चाइना इसी तरीके से खाली आगे लड़ाइयां छोटी छोटी करता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट भी आपका मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।